So rectangular components of torque. So yesterday we were doing this already. So हम लोगों ने देखा था कि भाई टॉर्क का जो डेफिनेशन है, टॉर्क क्या वो है, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, where let's say if we have, let's say we have a rod which is fixed at this end. So we have a rod which is fixed at this end, hinged, and let's say we are applying a force like this, right? तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर हम लोग स्ट्रेच करें इस तरह से, सो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज एफ। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। अब बेसिकली तुम ये देखो कि जो हमारा आर है उसका ये डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, लेट्स से अगर हम बात करें जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां पे बात करें, तो ये आर का डायरेक्शन हो गया और ये एफ का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और आर ऑफ एफ के बीच में एंगल थीटा ये है। तो जब हम कहते हैं आर क्रॉस एफ, तो बेसिकली ये क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा हो गया, राइट। और आर एफ साइन थीटा का मतलब कि एफ इंटू आर साइन थीटा। अब ये हमारा वैल्यू है आर, है ना, और ये एंगल अगर हम थीटा मान रहे हैं, राइट, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 180 माइनस थीटा, राइट। तो ये आर कॉस 180 माइनस थीटा और ये क्या हो जाएगा, आर साइन 180 माइनस थीटा। तो आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आर साइन ऑफ 180 minus theta into f. So r perpendicular is r sin 180 minus theta, which is same as r sin theta into f. तो ये सेम चीज आ गया, देखो एफ आर साइन थीटा, राइट। सो आर क्रॉस एफ का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर जो उसका डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, जो हिंज पॉइंट है, एक्सेल पॉइंट है, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और उसको वेक्टरली लिखते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखते हैं। क्लियर है सभी बच्चे को? यस सर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर नोटेशन हो गया बेसिकली। अब हम लोग टॉर्क का वैल्यू जो आई जे के कॉम्पोनेंट में, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में हम लोग देख रहे हैं, तो टॉर्क जो पूरा वेक्टर टॉर्क है वो आई टॉर्क का एक्स कॉम्पोनेंट टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप, इसको तीन कॉम्पोनेंट में हमने ब्रेक करके लिख लिया टॉर्क। और आर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एफ को हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये हमारा एफ वेक्टर हो गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को पता ही है कि आप लोग इस तरह से डिटर्मिनेंट लिख के कर सकते हो, आई जे के ऐसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे प्लस साइन आता है, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस साइन आता है, और डिटर्मिनेंट को पूरा करो तो ये हो गया एक्स वाई और जेड, और इधर हो गया एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड हो गया, ठीक है। सो अब इसमें जब आई कंपोनेंट लिखेंगे तो आई कंपोनेंट में ये y इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई हो गया। तो ये है हमारा y एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस ऑफ j कंपोनेंट और x एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, x एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, और प्लस ऑफ k कंपोनेंट x एफ वाई माइनस y एफ एक्स।
माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओगे तो यही जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड हो जाएगा प्लस के साथ। तो ये हमारा टॉर्क का वेक्टर हो गया। तो इसी में दोनों तरफ आई कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, जे कंपोनेंट को इक्वेट कर दो और के कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, तो हमारा टाउ एक्स जो एक्स कंपोनेंट है, आई आई कंपोनेंट दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो टाउ एक्स इज वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, उसके बाद टाउ वाई इज जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड और टाउ जेड इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? नाउ पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, जैसे हम लोग को पता है फोर्स के साथ पावर एसोसिएटेड, तो हम लोग क्या लिखते थे, F इज इक्वल, मतलब पावर इज इक्वल टू F डॉट V हम लोग करते थे। तो सेम चीज पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी करेंगे तो भी पावर आ जाता है। तो कैसे, वी हैव ऑब्टेन वर्क डन dW, so work done in rotating a particle about a small angle d theta by work done is equal to tau d theta। तो जब एंगुलर मोशन हो रहा है ना, जब लीनियर मोशन हो रहा था तब हम वर्क डन को लिखते थे dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और अगर एंगुलर मोशन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, so torque into small angle d theta। So if this work is done in small interval dt, then dividing both sides of d by dt, ठीक है, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो तो dw by dt is equal to tau d theta by dt। dw by dt is rate of work done is power and d theta by dt क्या होता है, ओमेगा होता है, rate of change of angular displacement is angular velocity। so angular speed इन और पावर से रिप्लेस कर देंगे तो P इज इक्वल टू टी ओमेगा हो गया, टॉ ओमेगा। सो पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड। सो जो टॉर्क से एसोसिएटेड पावर है दैट इज टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। जैसे लीनियर मोशन जब होता था तब पावर क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी। इन लीनियर मोशन द करस्पॉन्डिंग रिलेशन फॉर फोर्स वाज पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो उसी का एंगुलर में फोर्स के जगह रिप्लेस कर देंगे टॉर्क, और लीनियर स्पीड के जगह हम लोग एंगुलर स्पीड से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। Now the concept of angular momentum, expression for angular momentum in Cartesian coordinate। तो अब हम लोग जो है एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट, एंड एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो एफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp अपॉन dt। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको ऐसे लिख लोगे। नाउ if we can represent torque as the rate of change of some quantity, that quantity will be rotational analog of linear momentum, right, and it can appropriately be called angular momentum। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर पाए, torque is equal to rate of change of some quantity, that quantity would be known as angular momentum। जैसे ये linear momentum था, rate of change of linear momentum is force,
तो rate of change of angular momentum will be equal to torque. Now an expression for angular momentum in Cartesian coordinate, thus basically angular momentum of a particle or body about a given axis is the moment of linear momentum of the particle about that axis. So L is equal to R cross P होता है basically. Is it clear? Yes, sir. अब एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें, सो सपोज के एक्स वाई इज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड लीनियर मोमेंटम p रोटेटिंग इन xy प्लेन अबाउट z एक्सिस, लेट OK इज इक्वल टू r एंड एंगल XOK इज इक्वल टू थीटा. तो बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एक कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज k जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इज अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m. तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मास m है एंड लीनियर मोमेंटम p रोटेटिंग इन xy प्लेन. इसका मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम ये p है रोटेटिंग इन xy प्लेन अबाउट z एक्सिस. Now let OK is equal to R and angle XOK is theta. तो OK इसका जो पोजीशन है इस पॉइंट पे, ये पोजीशन वेक्टर OK is equal to R and angle XOK, this angle is equal to theta. Okay. Now let the line of action of linear momentum, so line of action of linear momentum P make an angle alpha with OX and angle pi with R. तो ये जो line of action of linear momentum है, ये हो गया line of action of linear momentum. ये x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है और ये जो R से जो एंगल बना रहा है वो फाई है. नाउ px इज इक्वल टू जो x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, p cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन p का है तो अल्फा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो px इज p cos अल्फा एंड py इज p sin अल्फा, राइट. पुटिंग दीज वैल्यूज इन द प्रीवियस वन, तो हम लोगों ने ये किया कि बेसिकली जो xy प्लेन पे अगर हम लोग इसको बात करें ना, देखो ये जो पॉइंट है k, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, xi प्लस yj लिखेंगे. ये हमारा r वेक्टर हो गया xi प्लस yj, और जो हमारा p है, ठीक है, p का जो हमारा कंपोनेंट होगा, जो वेक्टर p है, p का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं p cos अल्फा i प्लस p sin अल्फा j, राइट. तो अब अगर हम लोग L इज इक्वल टू जो L था उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R क्रॉस P लिख सकते हैं, ठीक है. तो जब R क्रॉस P लिखेंगे इसको, तो ये जो हमारा वेक्टर है L इज इक्वल टू वी हैव xi प्लस yj क्रॉस ऑफ p cos अल्फा i प्लस p sin अल्फा j, राइट. सो नाउ अब हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, राइट. तो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j k हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x p sin अल्फा, राइट. सो x p sin अल्फा j, सॉरी k, i क्रॉस j k हो गया. उसके बाद j क्रॉस i माइनस k होता है, माइनस y p cos अल्फा k एंड j क्रॉस j 0 हो जाएगा. तो ये जो है अगर हम लोग
इसको हम लोग लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लो। तो आर कॉस थीटा इंटू पी साइन अल्फा के माइनस आर साइन थीटा इंटू पी कॉस अल्फा के। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या हो गया, आर कॉस थीटा इंटू पी साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा इंटू पी कॉस अल्फा। तो ये हमारा वेक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली के कंपोनेंट है, मतलब आई क्रॉस, जब एक्स वाई प्लेन में कोई भी चीज रोटेट करेगा तो उसका एक्स क्रॉस, मतलब जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो जो फिंगर है वो किधर होगा, जेड एक्सिस के तरफ होगा, तो इसीलिए के का ये डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्शन अगर नहीं, अगर हम बस मैग्नीट्यूड बात करें तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा है इस इक्वेशन में कि L इज इक्वल टू, जो एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू पी साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा इंटू पी कॉस अल्फा। ये कैसे आया, सबको आ गया समझ? सब लोग को समझ में आया ये? यस Yes, सर। sir. बाकी लोग, दो लोग को ही आया बस? अनुराग, आरुषि, चैतन्य, आप लोग को आया समझ? Can you explain it once more? देखो, हमारे पास r जो है वेक्टर, ये जो r वेक्टर है ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग xi प्लस yj लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x, y है इस पॉइंट का। तो r कैसे बनेगा, xi प्लस yj, y कोऑर्डिनेट इसका y है, x कोऑर्डिनेट x है, तो ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको क्या लिखेंगे, xi प्लस yj, मतलब r, यहाँ पे r इज इक्वल टू xi प्लस yj। ये आया समझ? Yes, sir. जो वेक्टर p है लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट है क्योंकि ये डायरेक्शन है, इसका एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। जो x कंपोनेंट है वो cos अल्फा, p cos अल्फा i प्लस p sin अल्फा j होगा, बिकॉज अल्फा एंगल x एक्सिस से बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में p cos अल्फा होगा और इस डायरेक्शन में p sin अल्फा होगा, तो उसको ij कंपोनेंट में लिखेंगे, तो इस तरह से लिख लिया हमने। एंगुलर मोमेंटम हमने डिफाइन किया है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने डिफाइन किया था ये, ठीक है। अब हमारे पास R क्या है, xi प्लस yj है, और P वेक्टर क्या है, P cos अल्फा i प्लस P sin अल्फा j, ये हमारा P वेक्टर हो गया। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई करो, I क्रॉस I क्या होता है, 0 होता है, और I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, तो X इंटू P साइन अल्फा K हो जाएगा। अब J वाले कंपोनेंट को अंदर लेके जाओ, J क्रॉस I माइनस K होता है, J क्रॉस J 0 होता है, 0 तो हट ही जाएगा, J क्रॉस I माइनस K, मतलब Y माइनस ऑफ Y P क्रॉस अल्फा K हो गया, ये हमारा L वेक्टर हो गया। अब हमें पता है x का वैल्यू r cos अल्फा होता है, r cos थीटा होता है, सॉरी, यहाँ पे जो हमने निकाला है, और y का वैल्यू r sin थीटा होगा ना भाई, r ये है, उसका cos कंपोनेंट x हो जाएगा और जो sin कंपोनेंट जो है वो y हो जाएगा, r के दो कंपोनेंट्स में अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया x और y के जगह। अब p और r को बाहर ले लो, राइट, तो हमारे पास ये बेसिकली आर कॉस थीटा p साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा p कॉस अल्फा k का डायरेक्शन था। अगर हम बस मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड L का क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा इंटू पी साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा इंटू पी कॉस अल्फा। अब क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir.
अब आर पी को बाहर ले लो कॉमन दोनों में, अंदर बच जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को साइन ए माइनस बी मतलब साइन अल्फा माइनस थीटा हमने रिप्लेस कर दिया, तो पी आर साइन अल्फा माइनस थीटा हो गया। अब देखो ये फाई एंगल है, ये फाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा हो गया, तो अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर हो गया। तो एल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर साइन फाई, राइट, पी आर साइन फाई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्रॉस पी लिख सकते हैं, एल क्यों, क्योंकि पी आर साइन फाई का मतलब क्या हो गया, आर पी इंटू, मतलब जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच में जो एंगल है, वेक्टर आर ये हो गया, वेक्टर पी ये हो गया, इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो आर पी साइन फाई क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट में ये जो दिखा रहे थे, ये एल आर क्रॉस पी, वही सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम जो इसके लिए था वैलिड, आर क्रॉस पी जो हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए अभी बात कर रहे थे, एल का वैल्यू, सेम जो एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी वैलिड है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो वही जो मैं बता रहा था, थीटा प्लस फाई अल्फा हो गया, तो फाई थीटा माइनस अल्फा हो गया, सो एल इज इक्वल टू पी आर साइन फाई है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो अब देखो आर साइन फाई अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये एंगल फाई है, तो आर साइन फाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन फाई, और ये हो जाएगा आर कॉस फाई। तो आर साइन फाई का मतलब ओ एन होता है, राइट, आर साइन फाई का मतलब ओ एन हो गया, तो मतलब एल इज इक्वल टू ओ एन इंटू पी। तो पी लीनियर मोमेंटम है, ओ एन इसका बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, so perpendicular distance from the line of action of linear momentum from the axis of rotation gives you angular momentum. Clear है बच्चों? So angular momentum is linear momentum into perpendicular distance of line of action of the linear momentum from the axis of rotation. तो जो हम लोग वहां पे कर रहे थे ना भाई, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, उसी तरह लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो सिमिलर एक्सप्रेशन, टॉर्क जो है रोटेशनल इफेक्ट डालता है, एंगुलर मोमेंटम में रोटेशनल इफेक्ट डालता है, सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। So angular momentum of a body about given axis is product of linear momentum and perpendicular distance of the line of action of linear momentum vector from the axis of rotation, जो अभी हम पीछे स्लाइड पे बता रहे थे। This is the physical meaning of angular momentum. तो angular momentum का मतलब क्या हो गया? Angular momentum is linear momentum into perpendicular distance from the axis of rotation to the linear momentum will give you angular momentum. So we can write equation 87, this जो r sin phi into p था, r sin phi को हम लोग p perpendicular, ये जो distance है ON के बराबर दिखा सकते हैं, right? तो r into perpendicular component of linear momentum will give you the angular momentum, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p हो गया। और इसको हम लोग, अच्छा, इसका एंगुलर मोमेंटम का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे, सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l square t minus 1,
ठीक है। m1 l1 t माइनस 1 होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में r मल्टीप्लाई हो गया एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो इसीलिए m1 l स्क्वायर t माइनस 1 होता है। तो लेंथ का एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा क्योंकि r क्रॉस p होता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now proceeding, as in the case of torque, we can show that radial component of linear momentum does not contribute to angular momentum of the particle. तो मतलब अगर r जो है r क्रॉस p कर रहे हैं, तो अगर p जो है मतलब लीनियर मोमेंटम अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर रहा है तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं। It is only the transverse component of linear momentum which when multiplied by distance from the axis of rotation gives us angular momentum. Again, proceeding as in the case of torque, we may write the three rectangular components of angular momentum. Lx is equal to ypz minus zpy, zpx minus xpy and xpy minus ypx. तो बेसिकली तुमको जो हमारे पास, जैसे हम लोग अभी टॉर्क वाला सबसे स्टार्ट में हम लोगों ने प्रूव किया था ना, है ना, r क्रॉस f को, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर r ले लेंगे xi प्लस yj प्लस zk, ये r वेक्टर हो गया। और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है इसको हम लोग लिख सकते हैं pxi प्लस pyj प्लस pzk। ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम L है इसको हम लोग लिख सकते हैं r क्रॉस p। r क्रॉस p का मतलब xi प्लस yj प्लस zk, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारा लीनियर मोमेंटम है pxi प्लस pyj प्लस pzk। So this will give angular momentum is equal to इसको ijk x y z px py pz. This is plus, minus and plus. Now if we multiply, if we find this I cap into ये ypz minus zpy minus of j cap xpz minus zpx plus of k cap xpy minus ypx, इसको फिर से अच्छे से लिख लें ypz minus zpy I cap plus of zpx minus xpz j cap plus of xpy minus ypx k cap। सो ये हमारा होता है lxi lyj lzk। ij के कंपोनेंट को इक्वेट कर दो, मतलब lx इज इक्वल टू ypz माइनस zpy, ly इज इक्वल टू zpx minus xpz, lz is equal to xpy minus ypx। वही चीज यहाँ पे बताया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने?
Yes, sir. भाई कौन कौन पबजी खेलता है? हाँ सर बैन हो गया वो तो अब। हाँ, अभी बैन हो गया आज से। कोई खेलता तो नहीं था पबजी? नो सर, कॉड खेलता हूँ मैं। तो भेंडू खेलता। भेद ही आएगा अभी अगले पीरियड में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Geometrical meaning of angular momentum. To understand the geometrical meaning of angular momentum, let us consider a particle rotating in xy plane along an axis OZ. The figure which is given here, at any time t, let OK is equal to R. So let's say किसी moment of time पे ये particle यहाँ पे है, right? और उसका position vector R vector से दे रहे हैं. So OK is equal to R be the position vector of the particle. In a small time dt, let the particle at k reach L. तो dt टाइम में ये पार्टिकल मान लो L यहाँ पे आके आ गया, k से लेके L तक आ गया. Now OL, ये जो वेक्टर है OL, ये वेक्टर R प्लस dr होगा. इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करेंगे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये R प्लस dr. So join KL, which represents displacement of the particle in small time dt. So we know that OK plus KL is equal to OL by triangle law of vector addition. तो इससे आ जाएगा KL is equal to, KL क्या हो जाएगा, OL minus OK. OL है R plus dr minus R कर लेंगे तो dr का वैल्यू dr निकल जाएगा. So ये जो KL है small displacement dr हो गया basically. Now from O draw OM. तो हम लोगों ने क्या किया, O से OM एक बना लिया जो कि KL के पैरेलल है. तो ये जो OM होगा वो भी dr को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा. एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम dt. तो ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ गया, एरिया स्वेप्ट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल मींस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो see here, so draw OM equal and parallel to KL. ये हम लोगों ने कर लिया. Small area is area of triangle OKL is half area of parallelogram, so that is half into OK into OM. So basically area of parallelogram हम लोगों को पता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर का क्या होता है. अगर दो वेक्टर एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, OK क्रॉस OM. तो OK क्रॉस OM को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा. सो DA इज इक्वल टू हाफ OK क्रॉस OM. OK हमारा R है और OM जो है DR है, तो R क्रॉस DR हो गया. क्लियर है बच्चों? अब दोनों तरफ DT से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा DA बाई DT इज इक्वल टू हाफ टाइम्स R क्रॉस DR बाई DT. अब ये हमें पता है, ये जो dr बाई dt है, ये dr बाई dt ये हमारा v होता है और v क्या होता है, मोमेंटम बाय मास p बाय m. तो इसको dr बाई dt को p बाय m से रिप्लेस कर दिया हमने. तो da बाई dt क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स r क्रॉस p बाय m dr बाई dt के जगह. सो दिस इज, अब देखो r क्रॉस p हमें क्या पता है, l के बराबर होता है. मास तो स्केलर है, बाहर आ जाएगा 1/2m L. So dA by dt is 1/2m into L, और L the angular momentum का जो मैग्नीट्यूड है that is equal to 2m times dA by dt. ठीक है. So इससे क्या पता चलता है, here dA by dt is area swept by position vector per unit time and is called areal velocity of position vector of particle. है ना, एरिया जिस
स्पीड से कवर हो रहा है उसको एरियल वेलोसिटी कहेंगे. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, तो अगर तुम देखो एंगुलर मोमेंटम L जो है 2m dA/dt है. सो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू 2m टाइम्स dA/dt. ये भी मैग्नीट्यूड ही बता रहे. सो angular momentum of a particle about a given axis is twice the product of mass of the particle and areal velocity of the position vector of the particle. This is the geometrical meaning of angular momentum. तो angular momentum का geometrical meaning ये हो गया कि twice the mass into areal velocity gives you angular momentum. It follows that if mass m of particle and its angular momentum L are constant, the areal velocity of the position vector of particle would be constant. This is another way of stating. So ये कह रहा है कि अगर L और mass मतलब dA/dt is equal to L/2m, right? तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम और मास कांस्टेंट है तो dA/dt भी कांस्टेंट होगा. dA/dt कांस्टेंट है, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. क्लियर है बच्चों? तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. तो तुम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज दिस. क्लियर है बच्चों? यस सर. ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाल के भी दिखाना होगा और ये साथ में स्टेटमेंट भी लिखना होगा. हो गया बच्चों? यस सर. Now, relation between angular momentum and torque. Right. So, हम लोगों को फोर्स और जो लीनियर मोमेंटम का हम लोगों को पता है कि भाई F इज इक्वल टू dP/dt होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स. तुम अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि rate of change of angular momentum is equal to torque. So torque is equal to dL/dt. So the vector relation between angular momentum L and linear momentum हम लोगों को पता है L is equal to R cross P होता है. ठीक है. अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में. तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो d/dt of L is equal to d/dt of R cross P. अब ये जो चीज है इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे तो बेसिकली इससे हमें क्या आएगा, dL/dt इज इक्वल टू, पहले R को डिफरेंशिएट करेंगे, P को कांस्टेंट रखेंगे, राइट. सो ये हो जाएगा dR/dt इंटू P प्लस ऑफ R इंटू dP/dt. So dL/dt, rate of change of angular momentum is equal to dL/dt is equal to dR/dt into P. तो dR/dt करेंगे, हमें पता है dR/dt क्या होता है, V होता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V क्रॉस P प्लस R इंटू dP/dt. dP/dt क्या होता है, फोर्स होता है, R क्रॉस F हो गया. तो R क्रॉस F टॉर्क होता है. और V क्रॉस P कर रहे हो, P क्या होता है, mv होता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dL/dt इज इक्वल टू
V क्रॉस mv प्लस R क्रॉस F हमारा टॉर्क हो गया। अब देखो मास तो कांस्टेंट है, v क्रॉस v, कोई वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा v और mv के बीच में। v और v दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो थीटा यहाँ पे 0 है, थीटा 0 पे तो साइन थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये पूरा जो v क्रॉस mv करोगे ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा आ गया dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क टॉर्क। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So hence the time rate of change of angular momentum of a particle is equal to torque acting on it. Equation 94 is the rotational analog of the equation. So rate of change of angular momentum is equal to torque. लिख लिया बच्चों? सो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो वहां पे तो सिंगल पार्टिकल के लिए हमने देखा था, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है। मतलब टॉर्क ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is equal to rate of change of, so net external torque is equal to rate of change of angular momentum of system of particles। कई सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सबको सभी का एंगुलर मोमेंटम को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो उनका सम निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो हेंस द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ total angular momentum of a system of a particle about a given point is equal to vector sum of external torque acting on the system taken about the same point. Now this is the generalization of single particle case of system to the system of particle, और rotational analog of the equation ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, sum of all the external forces is equal to rate of change of angular momentum। और ये क्या करते थे कि when f external is equal to 0, तो तब dp by dt 0 हो गया, तो मोमेंटम क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया मतलब मोमेंटम कंजर्व हो गया, राइट। उसी तरह यहाँ पे अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया तो दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंटम्स इज आल्सो इक्वल टू 0। तो सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स, इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 then that means change in angular momentum is 0 or angular momentum is conserved। क्लियर है बच्चों? अभी हम लोग कर रहे हैं ना वहां पे आईटी वाले क्लास में भाई की, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 तब हम कहते थे कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, याद है? यस सर। अब सेम चीज जब हम रोटेशन में आएंगे तो हम लोग देखेंगे इफ टॉर्क एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये रिक्विजिट हो गया। क्लियर है बच्चों? अब इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, दो तरीके का इक्विलिब्रियम होता है, पहले भी हम लोगों ने किया है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम हुआ जहां पे नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जहां पे
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होता है, वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. पहला कि सम ऑफ ऑल द ट्रांसलेशनल फोर्सेस, मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, लीनियर मोशन का. और उसके अलावा अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू जीरो, तब फिर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो. तो a rigid body is said to be in translational equilibrium. तो एक rigid body is said to be in translational equilibrium if पहला it remains at rest or moving with constant velocity in a particular direction. So for this, the net external force or the vector sum of all the external forces acting on a body must be zero. So F is equal to zero or sum of all the forces should be equal to zero. अगर translational equilibrium में. So when a body is in translational equilibrium, it will be either at rest or move with a constant uniform velocity. So if a body is in translational equilibrium, it will be either at rest or it will be in uniform motion along the straight line. That is, its linear momentum will be constant. The body will have zero linear acceleration if the body is at rest. Equilibrium is said to be in static equilibrium. If the body is uniform motion, equilibrium is said to be in dynamic equilibrium. तो दो तरीके का equilibrium हो गया, static और dynamic. अगर ये body rest पे है और translational equilibrium है तो उसको हम लोग static equilibrium कहेंगे. और यही body अगर uniform motion से move कर रहा है और जो है इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं. नाउ द ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी में बी ऑफ टू टाइप्स. अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो उसमें जो ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्राइज टू रीगेन इट्स equilibrium position after being slightly displaced and released, it is said to be in stable equilibrium. एक बॉडी को तुमने ऐसे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अगर डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ जाए, डिस्टर्बेंस जहां से किया था उस पोजीशन पे वापस ये आ जाए, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम देता है. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम टेंड्स टू बी मिनिमम. तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन है वो अटेन करना चाहेगा कभी भी, राइट? फॉर एग्जांपल, अ टेबल चेयर लाइंग ऑन अ ग्राउंड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन अ बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड फर्दर आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड released, it is said to be in unstable equilibrium. So potential energy of the body is unstable, in unstable equilibrium tend to increase. तो अगर आपने एक बॉडी को डिस्प्लेस किया, मान लो आप ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तुमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, अगर ये वापस नहीं आएगा और फर्दर डिस्प्लेस होता चला जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था. और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, दैट विल नॉट बी मिनिमम, राइट? तो मतलब इसको अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टेंड टू इंक्रीज, है ना? इसके जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला केस था जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है. इसीलिए जब इसमें हम लोग कोई डिस्टर्बेंस लाते हैं तो वो डिस्टर्बेंस में वो वापस अपनी जगह पे नहीं आने की कोशिश करेगा, फर्दर डिस्प्लेस होता चला जाएगा. सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी तो हम लोग ने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किया, दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है बराबर होना चाहिए. मतलब यहाँ पे लेट्स से ये बीम बैलेंस है और एक फोर्स हम लोग लगा रहे हैं F1 नीचे की तरफ, दूसरा फोर्स F2 इधर नीचे की तरफ लगा रहे हैं. ये F1 इसको क्या कर रहा है, इसका टेंडेंसी इधर घुमाने का है और F2 का टेंडेंसी इसको इधर घुमाने का है, राइट, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज F1 घुमा रहा है. तो जो टॉर्क होगा F1 की वजह से वो क्या हो गया, F1 into L1,
वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये जो क्लॉकवाइज जो घुमा रहा है वो क्या है, F2 into L2. So this is the torque in clockwise direction, this is in anti-clockwise direction. So moment of force मतलब torque. So moment of force about point O is F1 into L1. उसी तरह moment of force F2 about point O is F2 into L2. So net anti-clockwise moment should be equal to net clockwise moment. So in other words, a body is in equilibrium, rotational equilibrium, when the algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about a fixed point is 0. F1 into L1 plus F2 into L2 should be 0. In fact, a body is in rotational equilibrium when algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about a fixed point or axis is 0. So if you see here, for example, in case of a beam balance, हमें पता है कि यहाँ पे जो हम लोग अभी बैलेंस दिखा रहे थे, एक फोर्स लगा रहे थे F1 और ये जो डिस्टेंस L1 था, दूसरा फोर्स F2 लगा रहे थे और ये डिस्टेंस जो L2 था, राइट। अब ये यहाँ से हम लोग इसको मूव करते हैं, सो ये हो गया हमारा F1 into L1, ये एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, माइनस F2 L2 विल बी इक्वल टू 0, नेट टॉर्क, राइट। सो F1 L1 जो है टॉर्क अलोंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और F2 L2 माइनस टॉर्क टू दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो F1 L1 माइनस F2 L2 0 के बराबर होगा, दैट इज F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2. So for rotational equilibrium, total external torque acting on the body must be 0. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो we'll stop here for the day. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रह गया बस जो थ्योरी पार्ट, इसके